Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. बहुत समय पहले की बात है। एक बेहद खूबसूरत राज्य में आर्थर नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। उसका घर एक शानदार महल था और बगीचे इतने विशाल थे कि उनमें दुनिया का हर फूल मौजूद था और मोर जिनकी पूंछें हजारों झिलमिलाते रत्नों जैसी थीं। लेकिन राजकुमार आर्थर खुश नहीं था। वास्तव में वो बहुत अकेला था। उसके पिता राजा एक दयालु व्यक्ति थे, लेकिन वे हमेशा राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त रहते थे। वे अपना दिन दूर दराज के देशों के राजदूतों के साथ बैठकें करने में बिताते थे। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके पास गेंद पकड़ने या रेत के छोटे किले बनाने के लिए बहुत कम समय था। उसकी माँ रानी एक सुशील और चतुर महिला थी, जो हर चीज को एकदम सही रखने पर बहुत ध्यान देती थी। उनका मानना था कि हर चीज, खाने की मेज सजाने के तरीके से लेकर एक राजकुमार के व्यवहार तक उत्तम होनी चाहिए। वो आर्थर से पूरे दिल से प्यार करती थी, लेकिन वो अपना दिन महल की देखरेख में बिताती थी। राजकुमार आर्थर अक्सर महल के लंबे गूंजते हुए गलियारों में अकेला घूमता था। वो शाही अस्तबल में जाता और स्टारडस्ट नामक अपने सफेद घोड़े के साथ विचार साझा करता था। आर्थर घोड़े की नरम अयाल में अपना चेहरा छिपाते हुए आह भरकर कहता, ओह स्टारडस्ट, ये सब बहुत बोरिंग है। काश मेरा कोई सच्चा दोस्त होता, जिसके साथ अपनी बातें शेयर कर सकूं, कोई जो मुझे समझता हो। राजा और रानी ने एक नए विषय पर बात करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे बेटे, राजा ने एक शाम कहा, अब समय आ गया है कि तुम विवाह के बारे में सोचो। एक राजकुमार को एक राजकुमारी की जरूरत होती है। राज्य को एक भावी रानी की जरूरत है। रानी ने कहा, लेकिन कोई भी राजकुमारी नहीं, वो एक असली राजकुमारी होनी चाहिए। सबसे संवेदनशील और कुलीन वंश की राजकुमारी। राजकुमार आर्थर के दिल में आशा की एक छोटी सी किरण जगी। शायद एक राजकुमारी वो दोस्त होगी जिसकी उसने हमेशा कामना की थी। वो दयालु और मजेदार होगी। वे शाही जंगलों में एक साथ स्टारडस्ट की सवारी कर सकते थे और नदी के किनारे पिकनिक मना सकते थे। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वह एक असली राजकुमारी है? रानी मुस्कुराई और बोली, मेरे प्यारे, एक असली राजकुमारी अत्यंत संवेदनशीलता वाली लड़की होती है। यह कुछ ऐसा है जिसको पहचाना जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज्यादातर तुम्हें दुनिया की यात्रा करनी होगी और उनसे मिलना होगा। तुम्हें उनके दिलों में झांकना होगा। और इसलिए यह तय हो गया, राजकुमार आर्थर एक असली राजकुमारी को खोजने के लिए एक महान यात्रा पर निकलेगा। वह उत्साहित था। उसने अपने बेहतरीन कपड़े, सोने के सिक्कों का एक थैला पैक किया और अपने माता पिता को हाथ हिलाकर वह अपनी एक सच्ची असली राजकुमारी को खोजने के लिए निकल पड़ा। राजकुमार आर्थर की पहली यात्रा उसे पूर्व की ओर एक ऐसे राज्य में ले गई जो अपनी संपत्ति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता था कि इस देश का राजा इतना अमीर था कि उसका महल चिकने हरे कांच के बने एक पहाड़ पर बना था। जैसे ही आर्थर करीब पहुंचा, उसे अपनी आंखें बचानी पड़ी। यह एक चकाचौंध करने वाला दृश्य था। कांच के पर्वत के राजा और रानी रेशम और मखमल के कपड़े पहने थे जो गहनों से लदे हुए थे, और उनके साथ उनकी बेटी राजकुमारी क्रिस्टल थी। राजकुमारी क्रिस्टल अपने घर की तरह ही खूबसूरत थी। वो निश्चित रूप से एक असली राजकुमारी होने के लिए काफी सुंदर है, आर्थर ने मन ही मन सोचा। उन्होंने एक ऐसे हॉल में दावत दी जहां मेजें, कुर्सियां और यहां तक कि प्लेटें भी पॉलिश किए हुए क्रिस्टल से बनी थीं। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन आर्थर को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका कांटा गिरकर लाखों टुकड़ों में ना बिखर जाए। अगले कुछ दिनों तक आर्थर ने राजकुमारी क्रिस्टल के साथ समय बिताया। वे ऐसे बगीचों में घूमे जहां फूल वास्तव में रंगीन कांच से बनी मूर्तियां थीं और पेड़ जेड से उकेरे गए थे। एक दोपहर वे एक कांच के फव्वारे के पास टहल रहे थे
तभी एक छोटी भूरी गौरैया जिसके पंख टूटे हुए थे राजकुमारी के पैरों के पास जमीन पर गिर पड़ी। बेचारी चिड़िया कमजोरी से चहचहा रही थी। आर्थर का दिल उस छोटे से जीव के लिए पिघल गया। ओह बेचारी! लेकिन राजकुमारी क्रिस्टल ने एक कदम पीछे हटते हुए अपनी सुंदर नाक सिकोड़ ली। उसने कहा, उफ, इस गंदी चीज को मुझसे दूर करो। उसने एक गार्ड को बुलाया और आदेश दिया, इसको तुरंत हटाओ। आर्थर उसे घूरता रहा। उसने धीरे से कहा, ये घायल है, इसे दया की जरूरत है। दया आम लोगों के लिए होती है। राजकुमारी क्रिस्टल ने अपने सुनहरे बालों को झटकते हुए कहा, राजसी लोग सुंदर चीजों की प्रशंसा करने के लिए होते हैं, गंदी चीजों को छूने के लिए नहीं। अब अगर आप मुझे क्षमा करें तो मुझे जाकर ये चुनना है कि मैं रात के खाने के लिए कौन से गहने पहनूंगी। वो मुड़ी और दूर चली गई। उस पल आर्थर जान गया, राजकुमारी क्रिस्टल के पास उपाधि, सुंदरता और धन हो सकता है, लेकिन वह एक असली राजकुमारी नहीं थी। एक असली राजकुमारी मदद करने के लिए रुक गई होती। बहुत निराश महसूस करते हुए आर्थर ने अपने ही रेशमी रूमाल से एक छोटी सी पट्टी बनाई और उसे एक सुरक्षित गर्म झाड़ी में छोड़ दिया। अगली सुबह उसने राजा और रानी को उनकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद दिया और चमचमाते कांच के पर्वत से दूर चला गया। उसकी खोज अभी खत्म नहीं हुई थी। राजकुमार आर्थर दक्षिण की ओर एक ऐसे देश की यात्रा पर गया जो अपनी ताकत और शक्ति के लिए जाना जाता था। महल एक शक्तिशाली किला था जहां गार्ड दिन रात खड़े रहते थे। राज्य का प्रतीक एक दहाड़ता हुआ शेर था और इसके लोग अपनी बहादुरी और उग्रता के लिए जाने जाते थे। इस देश की शासक एक योद्धा रानी थी और उसकी बेटी राजकुमारी विक्टोरिया थी। वह लंबी और मजबूत थी। वह रेशमी गाउन नहीं बल्कि चमड़े की पतलून और अंगरखा पहनती थी। आर्थर ने उससे हाथ मिलाते हुए सोचा, राजकुमारी में एक सच्चे लीडर की ताकत है। राजकुमारी विक्टोरिया आर्थर को अपने कौशल दिखाना चाहती थी। पहले दिन उसने उसे एक तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। उसने 10 में से 9 बार लक्ष्य के केंद्र में निशाना साधा। दूसरे दिन वह उसे घुड़सवारी पर ले गई। वे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों पर सरपट दौड़े और चौड़ी धाराओं पर छलांग लगाई। तीसरे दिन उसने कप्तान के साथ तलवारबाजी की। उसकी हरकतें शक्तिशाली और तेज थीं। एक शाम वे ग्रेट हॉल में बैठे थे। एक नौकर लड़का भुने हुए चिकन की एक बड़ी भारी ट्रे ले जा रहा था। जब उसका पैर पत्थर के फर्श पर फिसल गया, लड़का लड़खड़ाया और पूरी ट्रे उड़ गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। छोटा लड़का ऊपर देखने लगा। वो एक भयानक सजा की उम्मीद कर रहा था। राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल था। अनारी मूर्ख! उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। तुम्हारी अयोग्यता के लिए तुम्हें 10 कोड़े! छोटा लड़का रोने लगा। आर्थर बोला, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। वो सिर्फ एक बच्चा है और ट्रे बहुत भारी थी। ऐसी कठोरता की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमारी विक्टोरिया ने मजाक बनाया, कठोरता? यह अनुशासन है। कमजोरी एक बीमारी है। उसे अपना सबक सीखना होगा। आर्थर ने उत्तर दिया, अनुशासन और क्रूरता में अंतर है। राजकुमारी विक्टोरिया ने कहा, तुम बहुत नरम हो। ये कहकर उसने दार्डों को इशारा किया, इसे ले जाओ। लेकिन चूंकि हमारा मेहमान इतना रहमदिल है तो 10 के बजाय 5 कोड़े लगाओ। आर्थर ने निराशा से देखा कि डरे हुए लड़के को ले जाया जा रहा है। राजकुमारी विक्टोरिया मजबूत और बहादुर हो सकती है, लेकिन वो एक असली राजकुमारी नहीं थी। एक असली राजकुमारी समझती कि सच्ची ताकत में कोमलता और क्षमा भी शामिल है। अगले दिन आर्थर ने बहाने बनाए और वो लोहे के किले के राज्य से चला गया। राजकुमार आर्थर पश्चिम की ओर एक ऐसे देश की ओर मुड़ा जो दुनिया भर में अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ राज्य का सबसे बड़ा खजाना उसकी लाइब्रेरी थी। यह एक इतनी विशाल इमारत थी कि लोग कहते थे कि अगर आप रोज इससे एक किताब पढ़ें
तो भी आप 100 जीवन काल में उन सभी को खत्म नहीं कर पाएंगे। इस राज्य की राजकुमारी का नाम सोफिया था। वो शांत और विचारशील थी। उसकी बुद्धिमान भूरी आंखें एक छोटे से चश्मे के पीछे छिपी हुई थी। वो निश्चित रूप से चतुर है, आर्थर ने सोचा जब वे लाइब्रेरी में मिले। शायद एक असली राजकुमारी बुद्धिमान होती है। राजकुमारी सोफिया किसी भी चीज पर घंटों बात कर सकती थी। वो सितारों का इतिहास, प्राचीन सभ्यताओं की भाषा, हर पौधे के गुण जानती थी। लेकिन आर्थर को जल्द ही कुछ कमी महसूस होने लगी। राजकुमारी सोफिया अपनी किताबों से दुनिया के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उसने इसका कोई अनुभव किया हो। एक दोपहर आर्थर ने खिड़की से बाहर इशारा किया। बच्चों का एक समूह एक घास वाली पहाड़ी पर हंस रहा था और लुढ़क रहा था। ये कितनी प्यारी आवाज़ें हैं ना, उसने मुस्कान के साथ कहा। वे बहुत खुश लग रहे हैं। राजकुमारी सोफिया ने अपना चेहरा झाँका। मेरी जानकारी के अनुसार एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कना खतरनाक हो सकता है। घास के दाग लगने की 17% संभावना है, चक्कर आने की 5% संभावना है और एक हल्की खरोंच लगने की 2% संभावना है। और उनकी हंसी, ये केवल एंडोर्फिन के डिस्चार्ज के लिए एक फिजिकल रिएक्शन है। ये उनके समय का कुशल उपयोग नहीं है। वे यहाँ अंदर होकर कुछ सीख सकते थे। आर्थर की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने कहा, लेकिन वे मजे कर रहे हैं। क्या तुम कभी सिर्फ मजे करना नहीं चाहती? अपने चेहरे पर सूरज और अपनी उंगलियों के बीच घास का महसूस करना। सोफिया ने उसे देखा। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं सूरज के बारे में एक किताब पढ़ सकती हूँ। मेरे पास एक वानस्पतिक चैप्टर है जो घास की हर वैरायटी की सेलुलर संरचना का वर्णन करता है। ये वास्तव में इसे छूने से कहीं ज्यादा जानकारीपूर्ण है। उस दिन बाद में एक शाही बेकर राजकुमारी के पास एक समस्या लेकर आया। वो त्योहार के लिए केक की एक नई रेसिपी आजमा रहा था, लेकिन वो बार बार बहुत सूखा बन रहा था। वो बहुत परेशान था। योर हाइनेस, मैंने रेसिपी का पूरी तरह से पालन किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। राजकुमारी सोफिया ने रेसिपी का मुआयना किया, फिर कहा, रेसिपी में 2 अंडे चाहिए। हालांकि करंट ह्यूमिडिटी और इस किचन की ऊंचाई को देखते हुए केमिस्ट्री और फिजिक्स के नियम ये तय करते हैं कि आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर सामग्री पाने के लिए 2.17 अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। बेकर उसे घूरता रहा, पूरी तरह से हैरान। 2.17 अंडे? वह हकलाया। लेकिन योर हाइनेस, कोई 0.17 अंडे को कैसे मापता है? ये कैलकुलेशन का एक सरल तरीका है, तुम इसका पता लगाओ। आर्थर आगे बढ़ा। उसे अपने ही महल की रसोई में रसोइयों की मदद करना याद आया। उसने बेकर से कहा, आप बस थोड़ा दूध या थोड़ा पिघला हुआ मक्खन मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी एक रेसिपी को सिर्फ सटीक माप की नहीं, बल्कि थोड़े एहसास की भी जरूरत होती है। बेकर का चेहरा खिल उठा। बहुत खूब योर हाइनेस, शुक्रिया। ये कहकर उसने सिर झुकाया और अपनी रसोई में वापस चला गया। आर्थर ने सोफिया को देखा, जो फिर से अपनी किताब में खो गई थी। वह तब जान गया कि वह भी एक असली राजकुमारी नहीं थी। उसके पास एक शानदार दिमाग था जो फैक्ट्स और कैलकुलेशन से भरा था, लेकिन उसे लोगों के दिलों की कोई समझ नहीं थी। एक असली राजकुमारी को एक स्मार्ट दिमाग से ज्यादा एक होशियार और समझदार दिल की जरूरत थी। राजकुमार आर्थर अब लगभग 1 साल से यात्रा कर रहा था। उसने एक अजीम बड़ी दुनिया देखी थी, जिसने उसे दिखाया था कि एक ओहदा किसी शख्स को आला नहीं बनाता और एक ताज किसी शख्स को मेहरबान नहीं बनाता। घर वापसी का सफर लंबा और थकान भरा था। वह गहरे जंगलों से गुजरा। उसने तेज बहती नदियों को पार किया। जैसे ही वह अपने राज्य के करीब पहुंचा, मौसम बदलने लगा। चमकीला नीला आसमान एक उदास ग्रे रंग में बदल गया। दुनिया अंधेरी हो गई। भले ही यह दोपहर का वक्त था, एक तूफान आ रहा था, और यह कोई आम तूफान नहीं था। बारिश गिरने लगी। बिजली इतनी जोर से कड़की कि स्टारडस्ट डर गया, घबराकर हिनहिनाया और भागने की कोशिश करने लगा। आर्थर ने लगाम कसकर पकड़ी। आराम से बेटा, आराम से, हम लगभग घर पहुंच गए हैं। हमें बस इससे गुजरना है। उसने स्टारडस्ट को आगे बढ़ाया। अंत में उसने देखा, उसके अपने महल की गर्म पीली रोशनी
तूफानी अंधेरे में आशा की किरण की तरह चमक रही थी। वह अपने घर को देखकर इतना खुश कभी नहीं हुआ था। वो भीगते हुए महल के ग्रेट हॉल में पहुंचा। उसके माता पिता उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। राजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, आर्थर मेरे प्यारे बेटे, तुम वापस आ गए। रानी ने कहा, तुम बहुत भीग गए हो। उसने फौरन नौकरों को गर्म तौलिए और सूखे कपड़े लाने का हुक्म दिया। मैं घर आ गया हूं माँ पिताजी, और मैं असफल हो गया। मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की, लेकिन मुझे कहीं भी एक असली राजकुमारी नहीं मिली। राजा और रानी का दिल उसके लिए दुखने लगा। वे उसे आग के पास ले गए, उसे गर्म सूखे रोब में लपेटा। उस रात तूफान और भी ज्यादा रोश के साथ बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा महल की दीवारों से पत्थर ही उखाड़ देना चाहती है। अंदर शाही परिवार एक कमरे में एक साथ बैठा था। वे चुपचाप आर्थर की यात्रा के बारे में बात कर रहे थे, जब अचानक उन्होंने एक ऐसी आवाज सुनी जो तूफान की नहीं थी। खट खट खट। राजा ने कहा, ऐसी रात में बाहर कौन हो सकता है? आर्थर ने कहा, मैं जाकर देखता हूं। वह दरवाजे पर गया। एक बूढ़ा द्वारपाल उससे वहां मिला। बाहर कोई है योर हाइनेस? बूढ़े ने कहा। उन्होंने मिलकर भारी ओक के दरवाजे को खोलने के लिए संघर्ष किया, और वहां बरसती बारिश में खड़ी एक लड़की थी। उसके बालों से पानी बह रहा था। उसकी साधारण पोशाक भीगी हुई थी और नीचे से कीचड़ लगी थी। उसने कांपते हुए कहा, मुझे आपको परेशान करने के लिए अफसोस है, लेकिन तूफान में मेरी गाड़ी टूट गई। मैं खो गई हूं। मुझे उम्मीद है कि शायद मैं सुबह तक यहां रुक सकती हूं। आर्थर का दिल थोड़ा उछला। एक पल की भी झिझक के बिना उसने कहा, बेशक, अंदर आओ। वह उसे अंदर ले गया। राजा और रानी ये देखने आए। उन्होंने एक भीगी कांपती हुई लड़की को देखा, जो एक शाही सदस्य की तुलना में एक गरीब खोई हुई यात्री की तरह लग रही थी। तुम कौन हो मेरी प्यारी? राजा ने पूछा। मैं एक राजकुमारी हूं। उसने बस इतना कहा। रानी ने कहा, एक राजकुमारी? उसने लड़की की साधारण पोशाक और उसके कीचड़ भरे जूतों को देखा। खैर, राजकुमारी हो या नहीं, तुम्हारा यहां स्वागत है। रानी ने एक जबरदस्ती की मुस्कान दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें रात के लिए कुछ सूखे कपड़े और एक गर्म कमरा देंगे। लेकिन जब वह अपने नौकरों को आदेश देने के लिए मुड़ी, तो उसके दिमाग में एक चतुर विचार बनने लगा। हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि यह राजकुमारी है या नहीं। रानी चुपचाप वहां से खिसक गई। वह सीधे शाही भंडार कक्ष में गई। एक छोटा बक्से के अंदर छोटा सूखा मटर पड़ा था। छोटे बक्से को पकड़कर वह मेहमान के शयन कक्ष में पहुंची और उसने छोटे कठोर मटर को उसके बक्से से निकाला और उसे लकड़ी के तख्तों के ठीक बीच में रख दिया। फिर रानी ने नौकरों को बुलाया, यहां गद्दे लाओ। नौकर सबसे साफ ऊन से भरे गद्दे लाए। एक एक करके रानी ने उन्हें बिस्तर के ढांचे पर उस एक छोटे से मटर के ठीक ऊपर ढेर करने के लिए कहा। 20 गद्दे। उन्होंने उन्हें ऊंचा और ऊंचा ढेर कर दिया, जब तक कि बिस्तर एक विशाल नरम टावर की तरह नहीं दिखने लगा। किसी इंसान को उसमें चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत होगी। रानी ने बड़े इत्मीनान के साथ सोचा, कोई भी साधारण व्यक्ति उस सब के माध्यम से एक छोटे से मटर को संभवतः महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन एक असली राजकुमारी, एक राजकुमारी जो नाजुक है, वो इसे महसूस करेगी। लड़की जो अब सूखी नाइट गाउन में सजी हुई थी, आग के पास बैठी थी और आर्थर उसके साथ बैठा था। मेहमान का कमरा तुम्हारे लिए तैयार है मेरी प्यारी, रानी ने उससे कहा। हमने तुम्हारे लिए एक खास बिस्तर तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह से सोओगी। ओह, शुक्रिया योर मैजेस्टी, आप सब बहुत दयालु हैं। आर्थर ने उसे उसके कमरे तक पहुंचाने में मदद की। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो राजकुमारी ऊंचे बिस्तर को देखकर हंसी। मैंने ऐसा बिस्तर कभी नहीं देखा। इसके बगल में एक छोटी मजबूत सीढ़ी रखी गई थी। आर्थर ने कहा, गुड नाइट राजकुमारी, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह से आराम करोगी। गुड नाइट राजकुमार आर्थर, उसने कहा। राजकुमारी ने सीढ़ी चढ़ी और आराम से लेट गई। राजकुमारी, जिसका नाम इलारा था, उसने राहत की सांस ली जब वो बिस्तर की सच्चाना की खीर कोमलता में धंस गई।
ऐसा लगा जैसे वो एक फूले हुए बादल पर लेटी हो। गद्दे इतने गहरे और नरम थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसने अपनी करवट बदली। वहां कुछ अजीब था। ऐसा लगा जैसे उसके नीचे एक छोटा कठोर ढेला है जो उसकी पीठ में चुभ रहा था। उसने अपनी दूसरी तरफ करवट ली, लेकिन ढेला अब भी वही था। इतने नरम गद्दे में एक कठोर चीज कैसे हो सकती है? वो करवटें बदलती रही। घंटे बीत गए। सुबह हुई, सूरज चमक रहा था, तूफान गुजर चुका था। उसकी आंखें लाल और थकी हुई थी। उसके पूरे जिस्म में दर्द था। वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई थी। रानी शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतनी उत्साहित थी कि वो मुश्किल से बैठ पा रही थी। आर्थर भी राजकुमारी को फिर से देखने के लिए उत्सुक था। तभी दरवाजा खुला और राजकुमारी एलारा अंदर आई। वो उदास लग रही थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसके शरीर की हर मांसपेशी में दर्द हो रहा हो। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। रानी आगे झुकी। और तुम कैसे सोई मेरी प्यारी? उसने शहद की तरह मीठी आवाज में पूछा। ओ योर मैजेस्टी, आपका महल शानदार है और मैं आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन नींद, मुझे लगता है कि मैंने रात भर मुश्किल से ही अपनी आंखें बंद की। रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। हैरान होने का नाटक करते हुए उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? एलारा ने कहा, बिस्तर में कुछ था, कुछ कठोर। मैं रात भर करवटें बदलती रही, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पत्थरों के ढेर पर लेटी हूं। एक धीमी मुस्कान राजकुमार आर्थर के चेहरे पर फैल गई। रानी ने राजकुमारी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मेरी प्यारी लड़की, तुम सचमुच एक असली राजकुमारी हो। केवल एक असली राजकुमारी ही 20 गद्दों के नीचे एक छोटे से मटर को महसूस कर सकती है। एक मटर? उसने पूरी तरह से हैरान होकर दोहराया। बिस्तर में एक मटर था? हाँ, आर्थर चिल्लाया। वो एलारा के पास गया। मैं ये उसी पल जान गया था जब मैंने तुम्हें देखा था, उसने धीरे से कहा। मैं जानता था कि तुम एक असली राजकुमारी हो। और इस तरह राजकुमार आर्थर को अपनी दुल्हन मिल गई। वो सिर्फ ओहदे से राजकुमारी नहीं थी, बल्कि अपनी आत्मा से एक राजकुमारी थी। उनकी शादी 1 हफ्ते बाद एक भव्य समारोह में हुई और मटर को राजा ने एक राष्ट्रीय खजाना घोषित किया। इसे एक मखमल के तकिए पर एक कांच के केस के अंदर रखा गया और रॉयल म्यूजियम में सभी को देखने के लिए रखा गया। और ये आज भी वही है, एक छोटा झुर्रीदार हरा सबूत इस बात का कि कभी-कभी सबसे छोटी चीजें सबसे बड़ी सच्चाइयों को साबित कर सकती हैं।